हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जून 3rd वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पर हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं और नहीं जानते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, पिछले सारे वीडियोज़ आप लोगों को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वहाँ पर मिल जाएंगे। और जो लोग केवल और केवल वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आरबीआई कहता है नाम से एक सीरीज बनाई गई, चलाई है हम लोगों ने। आरबीआई कहता है नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और ये जो आरबीआई कहता है वाली सीरीज है इसमें हम लोग आरबीआई के सर्कुलर्स, आरबीआई की नोटिस, आरबीआई की गाइडलाइंस, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जो लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सिर्फ यही देख रहे हैं, आप लोग जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आरबीआई कहता है वाली प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं उनको जाकर जरूर देखें, नहीं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह जाएगी। ठीक है ना। और ये आरबीआई कहता है नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि पहले ये जो क्वेश्चंस होते थे हम लोग वीकली वीडियोज़ में ही शामिल कर लेते थे, लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि आरबीआई रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता था और क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट ही बना दी गई है आरबीआई कहता है नाम से, जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्केल 2 का पेपर हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग दिए होंगे, कि लेवल कैसे बढ़ा दिया गया ना। वहाँ पर वो लोग जो है काफ़ी डीप में जाकर पूछ रहे हैं। बीआर एक्ट वगैरह भी पूछा गया है कि अगर चेक बाउंस वगैरह होता है तो कितनी फ़ाइन उस पर लगती है, कितनी पेनल्टीज होती है, मतलब थोड़ा डीप में जाकर सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन के लेवल को भी और ज़्यादा बढ़ाएंगे और डीप में जाकर सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तीसरी बात ये है कि हम लोगों ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से सारी की सारी पीडीएफ जो वीडियोस की होती हैं उसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से पहले आप लोग उसके एफएक्यूज वगैरह पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ ना तो डाउनलोडेबल है ना तो प्रिंटेबल है, केवल और केवल आप मोबाइल पर ही पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल फ्रेंडली हैं तब जाकर वहाँ पर परचेज करिएगा। पीडीएफ परचेज कर लेने के बाद में कोई नाटक, कोई भी इशूज़ इंटरटेन नहीं किया जाएगा। फिर पीडीएफ परचेज कर लो आप लोग, फिर बोलो कि ये तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये तो प्रिंट नहीं हो रहा है, तो ये आपकी गलती है क्योंकि आपने बिना देखे हुए परचेज कर लिया। वहाँ पर सब कुछ दिया गया है, सब कुछ लिखा गया है, उसको पढ़िए। और मैं इसीलिए स्पेशली इसको बता भी दे रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल फ्रेंडली हैं, मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, पढ़कर नोट्स बना सकते हैं, तभी जाकर आप लोग उस कोर्स को, उस पीडीएफ को परचेज करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं परचेज करने की। परचेज करने के बाद में कोई नाटक, कोई भी कंप्लेन, इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों ने भी पीडीएफ परचेज किया हुआ है, उसके बाद में आकर मुझे व्हाट्सएप पर यहाँ वहाँ पर पूरा अपना ज्ञान जितना मेरे ऊपर उड़ेल दे रहे हैं कि पीडीएफ प्रिंटेबल होना चाहिए, आप स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं हो, आपको अपना प्रॉफिट दिखता है, आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हो। तो ये डायरेक्ट मैसेज उन्हीं लोगों के लिए जो मेरा प्रॉफिट देख रहे हैं। भाई साहब, पिछले 2 साल से मैं सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में मैं पीडीएफ दे रहा था, फ्री में मैं वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। तब आप वहाँ पर बिल्कुल भी अप्रिसिएशन करने नहीं आए कि आप सर फ्री में इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। 55 रुपये मैंने पीडीएफ का दाम लगा दिया, आपकी सब कुछ हो गई। और आप बताते हैं कि आप बैंक में एम्प्लॉयज़ हैं, ये हैं, 55 रुपये अपने ऊपर आप नहीं खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को खर्च करने की, मैं बिल्कुल भी फोर्स भी नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी कंपनी है, मेरी पॉलिसीज़ होंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करूँगा। जितनी मेरी टीम है, जो मेरी कैपेसिटी होगी, जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरी टीम, जितनी मेरे पास मैन पावर है, उस हिसाब से, जो मेरा ऐप का स्ट्रक्चर है, जितनी मेरी टेक्निकल टीम है, उस हिसाब से मैं चीज़ें करूँगा। मैं आपके हिसाब से चीज़ें भी बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। आपकी बातों को कंसीडर तो ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन आप मुझे आकर मेरे कंपनीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे, ये बिल्कुल भी मैं नहीं सुन सकता हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। स्टूडेंट फ्रेंडली मैं चीज़ें करता हूँ, स्टूडेंट फ्रेंडली चीज़ें रहेंगी, लेकिन आप आकर पैनिक करें, ड्रामा क्रिएट करें कोर्स सिर्फ और सिर्फ परचेज कर लेने के बाद, वो भी इसलिए कि आपने अपनी गलती से परचेज कर लिया कि पीडीएफ प्रिंटेबल नहीं हो रही है। वहाँ पर लिखा हुआ था, अगर आप देखते तो आपको नहीं परचेज करना चाहिए था। कहीं से भी कोई भी शॉपिंग आप लोग करते हैं, कुछ भी खरीदारी किया करिए तो वहाँ पर देख लिया करिए कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। खरीद लेने के बाद में दुकानदार से लड़ा नहीं जाता है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ तो लिखा नहीं, तो वहाँ पर लिखा नहीं, तो सब कुछ इसीलिए मैंने लिख दिया था। मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो बिल्कुल मत खरीदिए, मोबाइल फ्रेंडली है तभी आप खरीदिए। और मेरे रूल्स रेगुलेशन मुझे डिसाइड करने दीजिए। मेरे प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप मत परेशान हुई। आप भी कहीं पर जॉब करते हैं तो फ्री में आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्जेस मैंने इसलिए लगाए क्योंकि मुझे भी जो कंटेंट राइटर्स की टीम हायर की है मैंने, वो जो लिखते हैं ना मेरे लिए, उनको मुझे सैलरी देनी होती है। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चार्ज हम लोगों का मतलब मेंटेन रहे, उनके लिए मैंने ये सैलरी लगाई है। नॉमिनल से फीस है, इतना तो लगाना पड़ेगा और इतना देना ही पड़ेगा। यहाँ पर 55 रुपये में मैं कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर लिया हूँ, मैं बिलियनियर अभी नहीं बन गया हूँ।
ठीक है ना। तो जो मेरे प्रॉफिट मेकिंग पे आप आकर इतना बोलने लगे, और प्रॉफिट मेकिंग पर इतना ही बोलना था, तो जो भी बंदा मेहनत करता है ना उसको पैसे चाहिए होते हैं। चैरिटी करने कोई नहीं बैठा होता, पहली बात ये जान लो आप लोग। आप वहाँ पर जॉब कर रहे हो तो फ्री में नहीं करो, आपको सैलरी देना बंद हो जाए आप काम बंद कर दोगे। मोटिवेशन जरूरी होता है, चाहे पैसा मोटिवेशन हो, चाहे अप्रिसिएशन मोटिवेशन हो, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसीलिए वो अमाउंट नॉमिनल से लगाया गया है। मैं कभी भी फोर्स नहीं करता हूँ कि आपको खरीदना है, और टीचर्स की तरीके से मैं ना तो चिल्लाता हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ना मैं अपना चिल्ला कर कोर्स बेचता हूँ। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको सूट करती हैं तो आप परचेज़ करो, नहीं सूट करती हैं तो बिल्कुल मत परचेज़ करो। आपके सजेशंस कंसिडर किए जाएंगे, आने वाले टाइम पर इन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। लेकिन अभी इससे आकर आप हो हल्ला करने लगो, फिर मुझे ये गलत समझाओ कि सर आप नेगेटिव वे में ले गए, पॉजिटिव वे में ले गए, तो नेगेटिव पॉजिटिव का ये खेल खेलते हुए उम्र बीतती चली जा रही है। ये मैं आपसे नहीं सीखूंगा, बिल्कुल भी मैं आपसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सीखूंगा। और मेरे प्रॉफिट मेकिंग पर बोलने वाले भाई साहब, आप देखना कि पिछले 2 साल से फ्री में कंटेंट दे रहा हूं, और वीडियो अभी भी फ्री में दे रहा हूं। उठाकर पूरे यूट्यूब पर देख लेना, इस लेवल का कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाता होगा तब आकर आप मुझसे बात करना, ठीक है ना। वो भी फ्री में मैं दे रहा हूँ। आने वाले टाइम पर चीज़ें फ्री में नहीं रहेंगी, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ। जितने दिन तक चल रहा है उतने दिन तक चल रहा है, आने वाले टाइम पर सारी चीज़ें पेड हो जाने वाली हैं, ठीक है। तब मैं प्रॉफिट मेकिंग करूंगा, तब मैं आपसे ज़रूर शेयर डिस्कस करूंगा कि कितना मैंने बनाया, ठीक है, तब मैं आपसे बताऊंगा। तो प्रॉफिट मेकिंग पर मेरी मत परेशान हो। और अगर मैं प्रॉफिट मेकिंग कर भी रहा हूं तो मैं मेहनत करता हूं उसके लिए। जब आप बैंक में जॉब करते हो, जब आप अपने पार्टीज़ में जाते हो, पिकनिक में जाते हो, रात में आकर जब आप सोते हो, तो 2-2 3-3 बजे तक मैं काम करता हूँ अपने ऑफिस के बाद, अपने खुद के ऑफिस के बाद में, ऑफिस का काम करने के बाद में मैं आकर यहाँ पर कंटेंट बनाता हूँ, उसको लिखता हूँ। जितने भी राइटर्स मुझे एक्सप्लेनेशन लेकर भेजते हैं उसको मुझे खुद से एक बार चेक करना होता है कि कहीं गलत कंटेंट तो आप लोगों के पास नहीं पहुँच जा रहा है। 16, 17, 18 घंटे की मेहनत होती है, ठीक है ना। एक वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगती है, तो मेहनत के पैसे तो आदमी लेगा, और ये मैं ले रहा हूँ और सीना ठोंक के ले रहा हूँ और सीना ठोंक के लूँगा। आप मुझे इसमें आपके एहसान की, आपके फीडबैक की ज़रूरत नहीं है कि यू गाइज आर वेरी गुड, यू गाइज आर लुकिंग फॉर ओनली मेकिंग योर प्रॉफिट। तो बिल्कुल हर कोई प्रॉफिट देता है, फ्री में कोई काम नहीं करता, चैरिटी करने नहीं आया हूँ। फ्री में वीडियोस दे रहा हूँ, पीडीएफ आपको नहीं लेनी है मत लो, वीडियोस फ्री में आपको मिल रहे हैं, वहाँ से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, बात खत्म होती है। इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं होती है। गुस्से में शायद ज़्यादा मैं बोल गया हूँ, हालांकि टीचर के ऊपर एक गुस्सा शोभा नहीं देता। ये गुस्सा नहीं था, ये एक बात थी जो पिछले कुछ टाइम पर मेरे साथ घटित हुई। लोगों के मैसेज वगैरह ऐसे आए, अपनी गलतियाँ मुझ पर थोप रहे थे, उनके लिए एक डायरेक्टली मैसेज था। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, नाम लेना किसी का अच्छा भी नहीं होता, इतनी मैच्योरिटी मैं ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है। नाम मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा। लेकिन भाई साहब, आप लाइफ में अगर आप जिन्होंने मुझे ये कुछ बोला है, जितना ये ज्ञान जो मुझे दिया गया है, आपके लिए एक सीधा सा मैसेज है कि ज़िंदगी में आप ना कुछ भी परचेज़ करिएगा, कुछ भी शॉपिंग करिएगा ना, तो उसमें उसके FAQs, उसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, पहले पढ़ लीजिएगा। पढ़ने की आदत डालिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। पढ़ने की आदत डालिए, पढ़कर आप लोग जब कोई चीज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉपिंग कर लेने के बाद में, खरीद लेने के बाद में दुकानदार से या किसी और से ड्रामा नहीं किया जाता कि आपने तो ऐसे नहीं किया, आपने तो वैसे नहीं किया। ये बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाए, ठीक। चलिए, बहुत लंबा मैंने खींच दिया, लेकिन ये ज़रूरी था, लिटरली मेरे लिए ज़रूरी था। क्योंकि इस तरीके के टॉक्सिक पीपल आ जाते हैं जब लाइफ में ना, वो जो आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते और फालतू फंड की बातें करते हैं कि आप प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं करो। जितने भी प्रीमियम रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो कोई भी अपना प्रीमियम कंटेंट आपको डाउनलोडेबल नहीं दे रहा है, ना तो कोई प्रिंट करने के लिए देगा, ठीक है। आप बता रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, कर लो आप। मैं परमिशन नहीं दूंगा, मेरा ऐप है, मैं परमिशन नहीं दूंगा। जिसको चोरी करनी वो कर ही रहा है। सलमान खान की 300 करोड़ की मूवी पायरेटेड आ जाती है मार्केट में, उसमें सलमान खान भी कुछ नहीं कर सकता है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सलमान खान ये सोच के पिक्चर नहीं बनाता है कि उसकी मूवी पायरेटेड हो जाएगी। वो सारे सिक्योरिटीज़ फीचर ले आता है, उसमें लगाता है कि कहीं से पायरेट ना हो, कहीं से लीक ना हो। तो मैं जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, जो मेरी टेक्निकल टीम कर सकती है, उतना मैंने अपने कंटेंट को सिक्योर करने की कोशिश की है। बाकी आप ज़्यादा टेक्निकल फ्रेंडली हो, आप कर लो, आपको करना है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का भी केस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। बाकी आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, आप कॉपी कर पीडीएफ बना सकते हो तो करो ना। जो लोग कॉपी कर पीडीएफ बना रहे हैं, वो कॉपी करके पीडीएफ ही बना रहे हैं इधर उधर। सलमान खान 300 करोड़ कमा के चला जाता है, जो लोग पायरेटेड करते हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बस थोड़ा सा सलमान खान का नुकसान कर देते हैं, बस इतना ही होता है। तो ये अननेसेसरी बातें बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं की जाएंगी आप लोगों को, ठीक। ऐप डाउनलोड करिए, पीडीएफ जिनको परचेस करना है करिए। पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं है, प्रिंटेबल नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है, तभी आप करिए। नहीं तो वहाँ से परचेस कर लिए, नोट्स वगैरह आप बना लीजिए, कॉपी पेन चलाना होता है। और मेरे प्रॉफिट मेकिंग के बारे में फ़िलहाल आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज 3rd वीक जून हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द वीकली स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस्ड मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार ने
इतिहास में पहली बार कितने का आंकड़ा पार कर लिया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 600 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 600 मिलियन यूएसडी, 600 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई के वीकली डाटा के अनुसार इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 600 बिलियन यूएसडी का आंकड़ा भी हाल ही में पार कर लिया है, और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब फॉरेक्स रिजर्व जो है 600 बिलियन यूएसडी का आंकड़ा पार कर रहा है। ठीक है, और फॉरेक्स करेंसी एसेट, फॉरेक्स करेंसी एसेट एफसीए, ठीक ना, फॉरेक्स करेंसी एसेट्स बढ़ने के कारण ये आंकड़ा जो है 600 बिलियन यूएसडी को पार किया हुआ है, और इसी रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व में कमी आई हुई है। ठीक है ना, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो तो 600 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, 600 बिलियन यूएसडी का, लेकिन जो गोल्ड रिजर्व है, सोने का जो भंडार है, उसमें कमी आई हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी 600 बिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट हेल्थ एंड वेलनेस प्लान टू इट्स एम्प्लॉयज एंड फैमिली अगेंस्ट कोविड-19 विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द हेल्थ केयर कंपनी प्रैक्टो। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ अपने कर्मचारियों को और उनके परिवार वालों को कॉर्पोरेट स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य सेवा कंपनी प्रैक्टो के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है ना, इंडियन बैंक ने भी प्रैक्टो के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? जिससे कि जो भी इंडियन बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनको और उनके परिवार वालों को जो है हेल्थ एंड वेलनेस प्लान्स को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, इसलिए जो है इंडियन बैंक ने और प्रैक्टो ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, एक साइन। ठीक है, और जो भी बात हो रही है यहाँ पर इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, टैगलाइन क्या है, और उसके मतलब चेयरपर्सन कौन है, एमडी और सीईओ कौन है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। ठीक, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू फंक्शन एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर। हाल ही में किस ऑनलाइन बीमा वितरक कंपनी को बीमा ब्रोकर के रूप में काम करने के लिए IRDAI से मंजूरी मिली हुई है, ये इसमें पूछा गया है। पॉलिसी बाजार, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, पॉलिसी बाजार, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पॉलिसी बाजार का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक, IRDAI की यहाँ पर बात हुई है, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। सुभाष चंद्र कुंटिया जी जो हैं वो IRDAI के चेयरपर्सन हैं। आगे बढ़ेंगे, टू इम्प्रूव डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस इन द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजन ऑफ द कंट्री व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मो इंगेज। देश के असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मो इंगेज के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देश के अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड हिस्सों में डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मो इंगेज के साथ में जो है एक पार्टनरशिप किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो नितिन चुग जो हैं वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिल्ड ए बेटर लाइफ, ये जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। मो इंगेज की भी यहाँ पर बात हुई है, तो मो इंगेज जो है ये कैलिफोर्निया USA बेस्ड कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बैंक के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ मैंने बता दी, इसका हेडक्वार्टर, इसके एमडी और सीईओ और इसकी टैगलाइन। बाकी और भी जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन में दी गई हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर, इनकी टैगलाइन और इनके एमडी और सीईओ आप लोग कमेंट कर बता दो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, टू इम्प्लीमेंट द सेकेंड फेज ऑफ इट्स एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स ESIP, which companies CSR आर्म्स हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद नाबार्ड। अपने कौशल पहल परियोजना ESIP के माध्यम से रोजगार के दूसरे चरण को लागू करने के लिए किस कंपनी की CSR शाखा ने हाल ही में नाबार्ड के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया। ठीक है ना, और इसका जो आंसर हो जाएगा अंबुजा सीमेंट। क्या हो जाएगा, अंबुजा सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अंबुजा सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
अंबुजा सीमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कि एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, यानी कि ESIP। ठीक है, ये अंबुजा सीमेंट का एक प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अंबुजा सीमेंट ने नाबार्ड के साथ में पार्टनरशिप की हुई है। और इस प्रोजेक्ट के तहत में जो यूथ्स होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा और चेयरपर्सन की बात करेंगे हम लोग करेंगे तो GR चिंताला। ठीक है ना, GR चिंताला जो है इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट, who is the head of the 8-member committee constituted by the GST Council to examine the need for GST concession and exemption on a range of COVID-19 essentials। आसान भाषा में हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा GST परिषद द्वारा 8 सदस्यीय GST परिषद द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है जो कि कोविड-19 के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक श्रृंखला पर GST में रियायत या फिर GST में छूट की आवश्यकता की जांच करती है। एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है GST काउंसिल के द्वारा। ठीक है ना, और ये पूछा गया है कि उस कमेटी का हेड कौन है और ये कमेटी काम क्या करेगी। ये कमेटी जो कोविड-19 एसेंशियल्स हैं, जो कोविड-19 में यूज की जाने वाली वस्तुएं हैं, दवाइयाँ हैं, इन सब पर GST में कितनी रियायत दी जाए, कितनी छूट दी जाए, इसकी जाँच करेगी। ठीक है ना, तो इसी कमेटी का हेड कौन है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा CK संगमा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, कॉनराड कोंगन संगमा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये जो हैं CK संगमा जी जो हैं वो मेघालय के CM है वर्तमान में। ठीक है, मेघालय के CM है। मेघालय का गवर्नर कौन है और मेघालय की कैपिटल कौन है ये आप लोगों के हवाले है, ये आप लोग बताएंगे। ठीक, GST काउंसिल ने 8 लोगों की एक कमेटी का गठन किया हुआ था और इस कमेटी को कोविड-19 से रिलेटेड वस्तुओं पर जो भी GST दर इस समय लगी हुई है उसकी समीक्षा करनी है। ठीक है, और अभी जून में ही इस कमेटी ने थोड़े टाइम पहले 2-4 दिन पहले ही जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो GST काउंसिल को सौंप दी है। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन आया हमारे सामने, इसीलिए चर्चा में है। और जो रिपोर्ट सौंपी गई है, ठीक है ना, उसमें GST की दरें जो है घटा दी गई हैं। जो रिपोर्ट सौंपी गई हैं GST काउंसिल को, उसमें क्या हुआ है कि GST रेट जो है वो घटा दिए गए हैं। किस पे कितना कितना घटाया गया थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेकिंग मशीन जो थर्मामीटर वगैरह होता है, इस पे जो है 18% पहले GST लगती थी और अब इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है, इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद एम्बुलेंस की अगर हम लोग बात करें, एम्बुलेंस से अगर कहीं ले आना होता था तो जो उसका बिल बनता था उसमें पहले 28% का GST लगता है, जिसे अब घटाकर 12% कर दिया गया है। ठीक है, वैक्सीन की अगर हम लोग बात करें तो वैक्सीन पर 5% GST रेट रहेगा। वैक्सीन पर 5% GST रेट पहले भी था वैक्सीन, और अभी भी 5% GST रेट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है ना, दवाइयाँ जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर, ठीक है, ये सारी दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर, टेस्टिंग किट, कॉन्सनट्रेटर, इन सब पर जो GST है पहले 12% लगती थी, इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और ये सब कुछ जो दरों में चेंजेज आया हुआ है ये इसी 8 सदस्यीय कमेटी का रिकमेंडेशन था, जिसको कि GST काउंसिल ने मान लिया है। तो ऑप्शन नंबर है CK संगमा, इसका आंसर हो जाएगा। इन्हीं की अध्यक्षता में ये 8 सदस्यीय कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दी है। मेघालय के CM हैं, मेघालय की कैपिटल और गवर्नर मैंने आप लोगों से पूछा हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। Which country has recently received a line of credit worth 108.28 million USD from the Indian government for the construction of its new parliament building? ठीक, किस देश को हाल ही में अपने नए संसद भवन के निर्माण के लिए भारत सरकार से 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ईस्टवानी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ईस्टवाटिनी। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका पुराना नाम क्या है? स्वाजीलैंड। ठीक है ना, इस वातनी का पुराना नाम क्या है? स्वाजीलैंड। पुराना नाम इसका स्वाजीलैंड है। भारत सरकार की तरफ से एग्जिम बैंक ने ईस्टवातनी को अपने देश के संसद के निर्माण के लिए 108.28 मिलियन USD का ऋण जो है दिया गया है। ठीक, एग्जिम बैंक के द्वारा। इंडिया की तरफ से दूसरे देशों को अगर कोई लोन दिया जाता है तो एग्जिम बैंक के थ्रू दिया जाता है। तो एग्जिम बैंक के द्वारा ये है 108.28 मिलियन USD का लोन दिया गया है संसद निर्माण के लिए। एग्जिम बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें
तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक ना। डेविड रास्क्विन्हा ये जो है एक्सिम बैंक के CEO हैं। बाय विच नेम ICICI बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन टू प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशंस टू द कॉर्पोरेट्स एंड देयर एंटायर इकोसिस्टम। किस नाम से ICICI बैंक ने हाल ही में कॉर्पोरेट्स और उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधानों का एक व्यापक सेट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कि ICICI बैंक ने भी एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस का एक पूरा सेट लॉन्च किया हुआ है कॉर्पोरेट्स को जो है डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो वो जो सेट लॉन्च किया गया है वो किस नाम से लॉन्च किया गया है ये इसमें पूछा गया है। ICICI स्टैक ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है ICICI स्टैक इसका आंसर हो जाएगा। कॉर्पोरेट्स और उनके पूरे इकोसिस्टम को, उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक ना, एक व्यापक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ICICI बैंक ने ICICI स्टैक नाम से डिजिटल बैंकिंग का एक कंप्लीट सेट जो है लॉन्च किया हुआ है। ICICI बैंक की यहाँ पर बात हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। संदीप बख्शी MD और CEO हो जाएंगे, ठीक है। संदीप बख्शी MD और CEO हो जाएंगे। हम है ना ख्याल आपका, ठीक, ये इसकी जो है टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो आप लोग, हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। टू लॉन्च ए कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड LIC गिफ्ट कार्ड नेम्ड सगुन LIC कार्ड सर्विसेज हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच बैंक। सगुन नामक एक संपर्क रहित प्रीपेड LIC उपहार कार्ड योजना लॉन्च करने के लिए LIC कार्ड सर्विसेज ने हाल ही में किस बैंक के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। IDBI बैंक ऑप्शन नंबर E इसका आंसर होगा। IDBI बैंक ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा। रुपे प्लेटफॉर्म पर ये कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड LIC गिफ्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किया जाएगा। LIC CSL और IDBI बैंक ने इसके लिए पार्टनरशिप किया हुआ है। इस कार्ड पर 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का लोन भी मतलब मिल सकेगा। कितने तक का? 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का लोन भी इस कार्ड पर मिल सकेगा। और इस कार्ड की जो वैलिडिटी होगी 3 सालों की होगी, ठीक है ना। 3 सालों के लिए कार्ड वैलिड रहेगा। IDBI बैंक की बात हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। राकेश शर्मा इसके CEO हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा, ठीक है। राकेश शर्मा इसके CEO हो जाएंगे। और LIC CSL की अगर हम लोग बात करें तो LIC CSL यानी कि LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, LIC CSL का मतलब हो जाएगा LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर IDBI बैंक इसका आंसर होगा। IDBI का हेडक्वार्टर, IDBI का CEO मैंने बता दिया है। बाकी कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी के हेडक्वार्टर, MD, CEO और टैगलाइन आपको पता होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिक्लासिफाइड दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फ्रॉम इट्स डिपॉजिट टेकिंग स्टेटस। हाल ही में किस संगठन ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को जमा लेने वाली स्थिति से गैर जमा लेने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है, ये इसमें पूछा गया है। RBI इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। पीरामल ग्रुप DHFL का अधिग्रहण करने जा रहा है, ठीक ना। पीरामल ग्रुप DHFL का अधिग्रहण करने जा रहा है और इस अधिग्रहण की बोली लगने से पहले ही RBI ने इसे डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी से चेंज कर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी का दर्जा दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए RBI इसका आंसर होगा। Which bank has recently partnered with Carix Mobile, a wholly owned subsidiary of Tanla Platforms, to enable secured banking communications through WhatsApp, ठीक है। WhatsApp के माध्यम से सुरक्षित बैंकिंग संचार को सक्षम करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने Carix मोबाइल के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। Which bank has recently announced to acquire 12% stake of National Asset Reconstruction Company Limited NARCL। हाल ही में किस बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की 12% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट कंपनी
रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी कि NACRL, ठीक। NACRL को ही बैड बैंक कहा जाता है। जो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, इसे हम लोग बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, बैड बैंक के नाम से जानते हैं। और बजट 2021-22 के दौरान इसके गठन की घोषणा की गई थी। पिछले वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या होती है, कैसी इसकी वर्किंग होती है। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी वर्किंग वगैरह के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक। पिछले वीडियोस में जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको आइडिया होगा, ठीक है। और ये जो NACRL है, इसके 1 जुलाई 2021 से ऑपरेशनल होने की संभावना है। कब से ये काम करने लगेगा, कब से ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो 1 जुलाई 2021 से इसके भी मतलब कि 2-4 दिन बाद ही इसके भी ऑपरेशनल होने की संभावना है। और इसी NACRL के गठन में कैनरा बैंक ने 12% हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया हुआ है, ठीक ना, 12% हिस्सेदारी लेने का ऐलान कैनरा बैंक ने किया हुआ है। इसके साथ ही कैनरा बैंक जो है NACRL का बिगेस्ट शेयर होल्डर और लीड स्पॉन्सर हो जाएगा। मतलब कि ये जो NARCL होगा ये, ठीक है ना, NARCL होगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। तो इस अधिग्रहण के साथ में, इस 12% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ में NARCL में कैनरा बैंक जो है वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो जाएगा और लीड स्पॉन्सर हो जाएगा इसका, ठीक है। कैनरा बैंक तो 12% की हिस्सेदारी इसमें लेने जा रहा है। यूनियन बैंक जो है वो NARCL में 9% की हिस्सेदारी लेगा। यूनियन बैंक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यूनियन बैंक, तो वो ये जो यूनियन बैंक है ये NARCL में जो है 9% की हिस्सेदारी लेगा। इसकी कितनी हिस्सेदारी रहने वाली है, 9% की रहने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ, ये याद रखना आप, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ याद रखना, क्वेश्चंस जो है काफ़ी डीप में आ रहे हैं। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्केल 2 का कल पेपर हुआ था, ठीक है, और उसको हमने अपने टेलीग्राम में रात में ही शेयर कर दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं स्केल 2 में। तो आप लोग देखो कितना डीप में जाकर पूछ रहे हैं ना, पहले देखो आप लोग कि कितना डीप में जाकर सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सारी चीज़ों को सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन का लेवल भी हमें अपने बढ़ाना होगा, ठीक है, स्केल 2 के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन का लेवल और हमें बढ़ाना होगा और डीप में जाकर चीज़ों को समझनी होगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछे हुए थे, ठीक है ना। चेक बाउंस वगैरह होने पर जैसे कितना फाइन का प्रावधान है, कितना फाइन लगता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछा गया हुआ था। तो कई मतलब चीज़ें पूछी गई वहाँ पर। टेलीग्राम पर आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे वो मैंने डाल दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो उससे देखकर बस यही सीखना है कि जो हमारा स्केल 2 का भी एग्जाम आने वाला है RRB का, इसको भी थोड़ा सा टफ कर सकते हैं, उस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो थोड़ा डीप में जाकर सारी चीज़ों को हमको पढ़नी होगी, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन अगर लेंदी हो रहे हैं तो समझने की कोशिश किया करो, चीज़ों को नोट डाउन किया करो, ठीक। चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि NARCL, इसमें जो है यूनियन बैंक का 9% हिस्सेदारी रहेगी, कैनरा बैंक की 12% हिस्सेदारी हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, इन चारों बैंकों के पास में 10% हिस्सेदारी रहेगी। मतलब कि टोटल 40% की हिस्सेदारी इनके पास में हो जाएगी, ठीक। फिर से सुन लो कौन कौन सी बैंकें हैं। SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, इनके पास में 10% की हिस्सेदारी होगी। यूनियन बैंक के पास में 9% की हिस्सेदारी है। कैनरा बैंक के पास में 12% की हिस्सेदारी है। किस में? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि 1 जुलाई 2021 से ऑपरेशनल होने की संभावना है। बजट 2021-22 के दौरान इसके गठन करने के मतलब इसको गठन करने का ऐलान किया गया था और हम लोग इसे बैड बैंक के नाम से ही जानते हैं। काफ़ी डिटेल में इसका वीडियो बनाया जा चुका है, जो पिछले वीडियोस देखते आ रहे हैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों को बताया गया, उनको ये पता होगा, ठीक है। चलिए कैनरा बैंक की भी यहाँ पर बात हुई, तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह भी हम लोग जान लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। LV प्रभाकर ये इसके MD और CEO हो जाएंगे, ठीक ना। और टुगेदर वी कैन ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। कैनरा बैंक के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, SBI, BOB, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी बैंकें बताई गई हैं अभी आप लोगों को, इनका सबका हेडक्वार्टर, इनकी टैगलाइन और इनके MD और CEO कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज भी कर लेते हैं। अभी अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय कर दिया गया है। अप्रैल 2020 में, ठीक ना, अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय कर दिया। और कौन कौन सी बैंकों का विलय हुआ है, अगर कुछ भी याद आ रहा है
तो आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बजाज, ऑप्शन नंबर ई। आनंद मोहन बजाज, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। और ये बजाज जी जो हैं ये वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इन्होंने अभी इन्हें जो है सेबी के एडिशनल, इनको अभी सेबी के जो है सेबी बोर्ड के मेंबर के रूप में जो है इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने सेबी बोर्ड मेंबर के रूप में तरुण बजाज जी को सक्सीड किया हुआ है। ऑप्शन में देखो तरुण बजाज भी दिया गया हुआ है। तो आनंद मोहन बजाज जी ने सेबी बोर्ड मेंबर के रूप में तरुण बजाज जी को अभी हाल ही में सक्सीड किया, ये भी पूछा जा सकता है। और तरुण बजाज जी को अब क्या बना दिया गया है, तरुण बजाज जी ने जब सेबी बोर्ड छोड़ा तो अब इन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया है, ठीक है ना। इन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आनंद मोहन बजाज जी को ही सेबी बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल किया गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। इनके साथ साथ में KVR मूर्ति मैं KVR मूर्ति मैं लिख भी दे रहा हूँ, KVR मूर्ति, ठीक ना। KVR मूर्ति जी को भी आनंद मोहन बजाज जी के साथ में सेबी बोर्ड में अभी हाल ही में शामिल किया गया है, ठीक। तो इन दोनों लोगों को सेबी बोर्ड में भी अपॉइंट किया गया हुआ है। सेबी की यहाँ पर बात हुई है तो अजय त्यागी कौन हो जाएंगे इसके, अजय त्यागी जो हो जाएंगे इसके चेयरमैन हो जाएंगे। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड इंडस ईजी क्रेडिट हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक टू ऑफर पेपरलेस पर्सनल लोन, ठीक है। पेपरलेस पर्सनल लोन की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस बैंक द्वारा इंडस ईजी क्रेडिट नामक एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर है इंडसइंड बैंक, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इंडस ईजी क्रेडिट नाम से एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडसइंड बैंक के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से पेपरलेस, कैशलेस और प्रेजेंसलेस तरीके से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। और इंडसइंड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुमंत कटपालिया इसके MD और CEO हो जाएंगे, ठीक ना। सुमंत कटपालिया ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। Which country has recently received the $100 million line of credit by the Export Import Bank of India for the solar energy sector? किस देश को हाल ही में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक के द्वारा $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है, प्राप्त हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये अमाउंट आप लोग याद रखना, $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना, पूछा जा सकता है ये, तो अमाउंट आप लोग ध्यान रखना, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एग्जिम बैंक के द्वारा $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है श्रीलंका को। और क्यों दिया गया है? सोलर एनर्जी सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, सौर ऊर्जा क्षेत्र को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक की तरफ से जो है इसको श्रीलंका गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक। श्रीलंका के प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो गोताबाया राजपक्षे ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। कैपिटल और करेंसी श्रीलंका की क्या है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ द लोन एग्रीमेंट हैज़ रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी and facilitate industrial development in the Chennai Kanyakumari Industrial Corridor CKIC in तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के द्वारा हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा $484 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। $484 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि CKIC, ठीक। CKIC प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $484 मिलियन के
लोन एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। 484 मिलियन यूएसडी की अगर हम लोग INR में बात करें तो 3616 करोड़ रुपीज़ होगा, ठीक ना। 3616 करोड़ रुपए इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। CKIC प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस लोन एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है। और ये जो CKIC है, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये CKIC है, ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ECEC, ठीक ना, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसी का ही एक हिस्सा है ये CKIC, ठीक ना। और ये जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक ना। वेस्ट ECEC जो है ये वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक ना। और ये जो CKIC है ये इसी का ही एक हिस्सा है, ठीक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो मसात्सुगु आसाकावा, ठीक ना, मसात्सुगु आसाकावा एक ही नाम है ये जो है इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आगे बढ़ेंगे। एज पर द रिसेंट प्रोजेक्शन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, व्हाट इज द इंडियाज एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। भारतीय उद्योग परिसंघ के हालिया प्रक्षेपण के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की अपेक्षित GDP वृद्धि क्या है? 9.5% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। 9.5% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड द नेशनल हेल्पलाइन नंबर 155260 टू सपोर्ट ऑन विच टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 शुरू किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। अभी ये पूछा गया है कि ये जो 155260 नाम से एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, ये किस प्रकार की धोखाधड़ी की गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड, ऑप्शन नंबर ए। फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। साइबर फ्रॉड की वजह से किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का फिनेंशियल लॉस ना हो, उसका वित्तीय नुकसान ना हो, उसके पैसे न मतलब डूब जाएं, चोरी ना हो जाएं, इसीलिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। RBI, सभी बड़ी बैंकें, पेमेंट बैंक, ऑनलाइन मर्चेंट्स, वॉलेट एंटिटीज, इन सब के सहयोग से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको कि हम लोग I4C बोलते हैं, ठीक ना, इन सभी के सहयोग से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। क्या संचालित किया जाएगा? ये हेल्पलाइन नंबर जो है ये संचालित की जाएगी, ठीक। I4C के द्वारा इन हाउस डेवलपमेंट किया गया है इसका, ठीक है। ये जो हेल्पलाइन नंबर है इसका जो फीचर्स हैं ये सब कुछ इन हाउस I4C के द्वारा ही डेवलपमेंट किया गया है इसका। और 1 अप्रैल 2021 1 अप्रैल 2021 को इसे टेस्टिंग पर्पज के लिए लॉन्च किया गया था और अब तक लगभग 1.89 करोड़ रुपीज़ 1.89 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को बचाया गया है इस हेल्पलाइन के माध्यम से, ठीक है। टेस्टिंग पर्पज से अप्रैल में जारी किया गया था और फाइनली अब इसको जो है सबके लिए मतलब कर दिया गया है, ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर फिनेंशियल साइबर फ्रॉड के लिए जो है काम करेगी। इस पर कंप्लेन हम लोग कर सकते हैं फिनेंशियल साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। कौन से नंबर पर? 155260। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक ऑफ 2020 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द स्विस इंटरनेशनल बैंक, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक्स। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक ऑफ 2020 रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत की क्या रैंक है, ये इसमें पूछा गया है। 51वीं रैंक है इंडिया की, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में इंडिया के लगभग 2.55 बिलियन USD 2.55 बिलियन USD, यानी कि अगर हम लोग INR में बात करें तो 20,706 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 20,706 करोड़ रुपए। जो ये रिपोर्ट आई है इसके अनुसार स्विस बैंक में इंडिया के 20,706 करोड़ रुपए जमा हैं
और 2.55 बिलियन यूएसडी इसकी वैल्यू बिलियन में हो जाएगी, ठीक है। और स्विस बैंक में जमा धनराशि के मामलों में इंडिया जो है वो 51वें नंबर पर है, ठीक है। और इसी लिस्ट में यूके ने टॉप किया हुआ है, मतलब यूके के सबसे ज़्यादा पैसे जमा हैं इसमें स्विस बैंक में। सेकंड नंबर पर यूएसए है, यूएसए के जो लोग हैं यहाँ के लोग जो हैं सेकंड नंबर पर हैं स्विस बैंक में जमा धनराशि के मामले में, स्विस बैंक में पैसा जमा करने के मामले में। और इंडिया जो है वो 51वें नंबर पर है। ये बात होगी 2020 की, ये बात हो रही है 2020 की, रिपोर्ट 2020 के लिए आई हुई है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 2019 की, अगर हम लोग बात करें 2019 की, तो 2019 में भारत की कुल जमा राशि केवल और केवल 6,625 करोड़ रुपए थी। सोचो आप लोग कि 2019 में स्विस बैंक में इंडिया के जो है 6,625 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जो कि अब बढ़कर 20,706 करोड़ रुपए हो गया है 2020 में। एक ही साल में देखो आप लोग कितना, 6 त्रिक 18, लगभग 3 गुना बढ़ गया है, ठीक है ना। एक साल में जो धनराशि है 2019 से 2020 में स्विस बैंक में जमा, ये लगभग 3 गुना बढ़ गई है। और 2019 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 77 स्विस बैंकों में जमा धनराशि के मामले में 2019 में इंडिया की रैंक 77वीं थी, 77 थी। 2020 में 51वीं हो गई है। 2019 में केवल 6,625 करोड़ रुपए जमा हुए थे स्विस बैंकों में। 2020 में जो है 20,706 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं स्विस बैंक में। और मोदी जी कहते हैं कि काला धन को हम लोग रोक लगा रहे हैं, काला धन कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो रही, सब कुछ हमने नोटबंदी करके सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। तो ये स्विस बैंक में इतने पैसे कहाँ से कैसे क्या बढ़ गए, क्या हुआ, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे फिलहाल नहीं समझ में आया। भक्तों को सारी चीज़ें समझ में बहुत बेहतर तरीके से आती हैं। स्विस बैंक की बात हो रही है, तो जो स्विस नेशनल बैंक है ये स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना। जो स्विस नेशनल बैंक है ये स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है और इसका हेडक्वार्टर बर्न ज्यूरिक में हो जाएगा। बर्न ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently not partnered with Google Pay to enable the tokenization of credit and debit cards through Google Pay मोबाइल ऐप? किस बैंक ने हाल ही में गूगल पे मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन के टोकनकरण को सक्षम करने के लिए गूगल पे के साथ भागीदारी नहीं की है? इसमें पूछा गया कि पार्टनरशिप नहीं की गई। ये क्वेश्चन इस तरीके से इसलिए फ्रेम कर दिया गया क्योंकि 4 बैंकों ने जो है इसके साथ में पार्टनरशिप किया हुआ था। तो कौन सी बैंक ने पार्टनरशिप नहीं किया हुआ ये जानना भी जरूरी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको टेस्ट करने की कोशिश की गई इस क्वेश्चन को। और ये भी जान लो आप लोग, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ई कैनरा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई कैनरा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ई कैनरा बैंक के बाद में जो बचे हुए हैं चारों बैंक, इन्हीं चारों बैंकों ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए जो है पार्टनरशिप किया हुआ है, लेकिन कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप नहीं किया हुआ, ठीक। और इन 4 बैंकों से पहले भी गूगल पे ने टोकनाइजेशन के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई कार्ड और एक्सिस बैंक के साथ में ऑलरेडी पार्टनरशिप किया हुआ है। अब ये टोकनाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया हुआ है। जो लोग लगातार बने हुए हैं उनको ये सारी चीज़ें अब तक समझ में आ रही होंगी, उनको सब कुछ याद हो गया होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देते हैं, बहुत डीप में तो हम लोग इसके नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बता देते हैं, जिससे कि वो लोग भी समझ जाएंगे टोकनाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो टोकनाइजेशन का यूज़ हम लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट के दौरान हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें बिना कार्ड डिटेल के ही हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, बिना कार्ड डिटेल की, जैसे कि हमारा कार्ड नंबर हो गया, ठीक है ना, सीवीवी नंबर हो गया। तो इन सबको बिना शेयर किए हुए एक सिक्योर डिजिटल टोकन मिल जाता है हमें। और ये टोकन जो होता है ये 16 डिजिट का होता है। जो सिक्योर डिजिटल टोकन हमको मिलता है टोकनाइजेशन के दौरान, ये 16 डिजिट का एक रैंडम नंबर होता है जो कि कार्ड की एक्चुअल डिटेल को हाइड कर देता है। कार्ड की एक्चुअल सारी डिटेल, जो कार्ड नंबर है, कार्ड पर किसका नाम है, जो सीवीवी है, उसको सबको हाइड कर 16 डिजिट का एक डिजिटल नंबर जो है हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाए, कार्ड डिटेल के बारे में लोगों को ना पता चल सके, ठीक। और ये 16 डिजिट का रैंडम नंबर मिलता है, इसी का यूज़ कर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, ठीक है। ना कि हम लोगों को कार्ड की पूरी ओरिजिनल डिटेल यूज़ करने की ज़रूरत होगी। सिर्फ और सिर्फ इस 16 डिजिट के नंबर से हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे। कार्ड पे किसका नाम है, कार्ड का नंबर क्या है, सीवीवी क्या है, इन सब की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। तो इसी पूरी प्रोसेस को ये जो हम लोगों ने किया, ये 16 डिजिट का डिजिटल नंबर वगैरह जनरेट करना और इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना,
इसी सबको हम लोग जो है टोकनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो और अभी टोकनाइजेशन के लिए ही इन 4 बैंकों ने गूगल पे के साथ में जो है अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि टोकनाइजेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लोग नए होंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल ही गया होगा। आगे बढ़ेंगे। हाउ मच पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय सेबी ऑन फ्रैंकलिन टेम्पटेशन एंड इट्स ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स फॉर यूजिंग हाई यील्डिंग स्ट्रेटजीज ऑन 6 डेब्ट स्कीम्स। हाल ही में सेबी द्वारा फ्रैंकलिन टेम्पटन और उसके वरिष्ठ अधिकारियों पर 6 ऋण योजनाओं पर उच्च उपज वाली रणनीतियों का उपयोग करने के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है, ये इसमें पूछा गया है। 15 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जुर्माना क्यों लगाया गया, इसका रीजन भी क्वेश्चन में दे ही दिया गया है। ए कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम नेम्ड घर घर राशन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। हाल ही में किस बैंक के द्वारा घर घर राशन नामक एक कोविड-19 राहत कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। IDFC फर्स्ट बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। IDFC फर्स्ट बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने 1 महीने की सैलरी को डोनेट करके, अपनी 1 महीने की सैलरी दान करके कस्टमर कोविड केयर फंड का गठन किया हुआ है। किसका गठन किया हुआ है? कस्टमर कोविड केयर फंड बनाया हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपनी 1 महीने की सैलरी को डोनेट करके, और इसी फंड का यूज़ करके इस प्रोग्राम के तहत में जो फंड ये बनाया गया है कस्टमर कोविड केयर फंड, इसी फंड का यूज़ करके इस प्रोग्राम के तहत में निम्न आय वर्ग यानी कि लो इनकम ग्रुप के 50,000 कस्टमर्स 50,000 कस्टमर्स को राशन किट सप्लाई की जाएगी, ठीक है ना। IDFC फर्स्ट बैंक के ही कस्टमर्स होंगे, ये जो 50,000 लो इनकम ग्रुप के कस्टमर्स होंगे इनको इसी फंड का यूज़ कर राशन किट प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो कस्टमर्स होंगे, ठीक है, वो IDFC फर्स्ट बैंक के ही होंगे। जिसको ये किट प्रोवाइड की जाएगी वे सभी जो हैं IDFC फर्स्ट बैंक के ही कस्टमर्स होंगे जिनको ये किट प्रोवाइड की जाएगी। और इस राशन किट में आटा, दाल, चावल, तेल, ये सब जो मतलब खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें रहेंगी। और बात यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक की भी हुई है, तो IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी वैद्यनाथन ये जो हैं इसके MD और CEO हो जाएंगे। IDFC फर्स्ट के बारे में मैंने बता दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। हेडक्वार्टर, MD, CEO और टैगलाइन, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस टू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली साइंड ए लीड जनरेशन एग्रीमेंट विद 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वित्तीय संस्थानों को प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने 12 वित्तीय संस्थानों के साथ में लीड जनरेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है? पे पॉइंट इंडिया ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। पे पॉइंट इंडिया ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पे पॉइंट इंडिया ने अभी हाल ही में 12 वित्तीय संस्थानों के साथ में लीड जनरेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। क्यों साइन किया गया ये एग्रीमेंट? तो टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, इन 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये एग्रीमेंट जो है लीड जनरेशन एग्रीमेंट पे पॉइंट इंडिया के द्वारा साइन किया गया, ठीक है ना। इन सभी 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कुछ तो बैंकें हैं, कुछ NBFCs हैं और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं। बैंकें कौन कौन सी उसका नाम हम लोग जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना, PNB, ICICI बैंक, ठीक है ना, PNB, ICICI बैंक और ड्यूज बैंक, ये 3 बैंकें हैं जो कि इस 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए पे पॉइंट इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। पे पॉइंट इंडिया की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो केतन सी जोशी ये इसके MD और CEO हो जाएंगे, ठीक, पे पॉइंट इंडिया की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। आफ्टर द RBI's परमिशन व्हिच बैंक इज गोइंग टू बी एक्वायर्ड बाय द सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। RBI की अनुमति के बाद एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने की प्रक्रिया में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किस बैंक का अधिग्रहण किया जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। अभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेटअप होने जा रहा है, ठीक ना। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सेटअप करने जा रहा है। तो इस स्मॉल फाइनेंस सेटअप के
होने के दौरान कौन सी बैंक को एक्वायर करेगा ये सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये इसमें पूछा गया है और इसके लिए आरबीआई की परमिशन भी दे दी गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डीप में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने का परमिशन दे दिया है, लाइसेंस भी दे दिया है। और ये परमिशन जो दिया गया है ये गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर के तहत में दिया गया है। कौन से अधिनियम के तहत में, कौन से रूलिंग के तहत में ये लाइसेंस दिया गया, ये मैं बता रहा हूँ, ये जान लो आप लोग, क्योंकि अभी कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो स्केल 2 का पेपर आया हुआ है उसमें इस तरीके से चीज़ें पूछी गई हैं कि बैंक बीआर एक्ट के कौन से धारा के तहत में ये सारी चीज़ें होती हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत में कौन, मतलब कुछ भी अगर चेंजेस बैंक के द्वारा हो रहा है, किसी पर अगर कोई पेनल्टी लगाई जा रही है तो वो बीआर एक्ट के कौन से धारा में, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है अभी पूछे गए हैं। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा इस बार बढ़ा दिया गया है, तो थोड़ा सा डीप में जाकर हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, एक्ट वगैरह जो भी आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक। तो ये जो लाइसेंस वगैरह दिया गया, ये लाइसेंस का नहीं, ये जो एक्वायर करने का परमिशन दिया गया है, और ये लाइसेंस उसको एक्वायरिंग का परमिशन और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने का, ठीक है ना, ये जो परमिशन दिया गया है ये गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर के तहत में दिया गया, ठीक है। ये आरबीआई की ही एक गाइडलाइन है जो कि 2019 में जारी की गई थी आरबीआई के द्वारा। गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर, ये आरबीआई की एक गाइडलाइन है जो कि आरबीआई के ही द्वारा 2019 में जारी की गई थी, ठीक। और अब इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेटअप के लिए सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है वो पीएमसी बैंक का अधिग्रहण जो है आरबीआई की परमिशन के बाद अब करने जा रही है। पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का अधिग्रहण सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के गठन के लिए, ठीक है। इनको सबको मिलाकर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगी। इनका गठन करने के लिए जो है पीएमसी बैंक को अधिग्रहण कर लेगी ये सेंट्रम, ठीक है। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का गठन किया जा रहा है इसमें 1800 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्फ्यूजन भारत पे के द्वारा भी की गई है। ये अमाउंट जानो आप लोग, ठीक ना। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का गठन हो रहा है इसमें 1800 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन भारत पे के द्वारा किया गया है। 900 करके ये दिया जाएगा, 900 करोड़ रुपए कर ये इन्फ्यूजन किया जाएगा, ठीक। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने जा रही है इसमें 1800 करोड़ रुपए जो है वो भारत पे के द्वारा इन्फ्यूज़ किया गया है। बाकी सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज तो इसमें इन्फ्यूज़ कर ही रही, वही इसको सेटअप ही कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग समझें कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेंट्रम और भारत पे की 50-50% की हिस्सेदारी होगी, ठीक है। इसमें 50-50% की हिस्सेदारी होगी, किसकी ये 50% की हिस्सेदारी भारत पे की होगी और ये 50% की हिस्सेदारी सेंट्रल फाइनेंस की होगी, ठीक। तो 1800 करोड़ रुपए इसके द्वारा भी जो है इसमें इन्फ्यूज़ किया गया, ठीक। बाकी पीएमसी की डूबने की कहानी आप लोगों को पता होगी, पीएमसी का क्या हिसाब किताब रहा पिछले 1-2 सालों से, इसका सब कुछ बिगड़ा हुआ है वो आप लोगों को पता होगा, उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। भारत पे की यहाँ पर बात हुई है। भारत पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत पे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और असनीर ग्रोवर इसके सीईओ हैं, मैं लिख दे रहा हूँ उनका नाम, असनीर ग्रोवर, ये इसके सीईओ हो जाएंगे। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसकी भी यहाँ बात हो रही है। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और रंजन घोष ये जो है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ हो जाएंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जून 3rd वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था और अभी फिर से आप लोगों से बता रहा हूँ कि जो लोग भी वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देख रहे हैं, आप लोग आरबीआई कहता है नाम से जो सीरीज चलाई जा रही है उसको जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई की नोटिस, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है। अभी जो कल एग्ज़ाम हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला, उसको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा ये डीप में जाए। स्टैटिक का पोर्शन भी काफ़ी पूछा गया है और ये जो हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग भी पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी काफ़ी डीप में जाकर चीज़ों को पूछ रहे हैं। डायरेक्टली मतलब वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया है ना,
उसमें पूछा गया कि अगर कोई चेक बाउंस वगैरह होता है तो उस पर कितने पेनल्टी का, कितनी फ़ाइन का प्रावधान है, BR एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत में क्या क्या होता है, इस तरीके से थोड़ा डीप में जाकर पूछा गया है। तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा और डीप में जाकर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और मैंने कल संडे टॉक में आप लोगों से बोला हुआ था कि मॉक जो अगर आप लोग नहीं दे रहे हो तो देना स्टार्ट करो। जो भी लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसलिए मॉक टेस्ट देना आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है। आज का वीडियो बस यहीं पर बाइंड ऑफ करेंगे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।